हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों जीवों में जनन। दोस्तों आज हम इसी चैप्टर के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कि आज का क्लास का नाम क्या है? जीवों में जनन, ठीक ना। क्या नाम है आज का क्लास का नाम? जीवों में जनन। तो चलिए पहले अध्याय एक और नाम क्या है? जीवों में जनन। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और आप ही की एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जीवों में जनन को जो है ना दो भागों में बटा गया है। पहले है अलैंगिक जनन, इसमें पढ़ेंगे पहले अलैंगिक जनन, और दूसरा हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब पर। तो चलिए देख लेते हैं और आप ही के एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले चालू कर लेते हैं, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं या चालू कर लेते हैं, जो इच्छा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहते हैं। अब देखिए, कोई जीव है तो वो एक निश्चित समय के लिए बना है। जो भी सजीव है वो एक निश्चित समय तक जिंदा रहता है, ठीक ना। एक निश्चित अवधि बनाई हुई है और उसी अवधि तक वो जो है जीवित रहता है, ठीक ना। और चलिए आगे पढ़ते हैं। तो कुछ समय, निश्चित समय के लिए जीवित रहता है। जीवों के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। अब देखिए जीवन अवधि क्या है, चलिए नोट करते चलिएगा कि जीवन अवधि क्या है। जीवन अवधि क्या है, तो चलिए लिख लीजिएगा, इसको लिखा रहे हैं। जीवन अवधि देकर डॉट कीजिए। देखिए, जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। अब देखिए, जो जीव है वो जो जन्म लेता है और उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जो होता है, इसके बीच का जो समय होता है उसे जीवन अवधि कहा जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। जीव के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का सफ़र जीवन अवधि कहलाता है। तो चलिए इसको याद रखिएगा और आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। जीवन अवधि दिखाई गई है कि बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इन चित्रों को देखकर इनके बारे में पता लगाकर रिक्त स्थानों में आपको उसका जीवन अवधि के बारे में लिखना है। तो चलिए आपके स्क्रीन पे जो है ना एक चित्र दे देते हैं और उसके अनुसार आप जीवन अवधि उसका पता लगाइएगा, ठीक ना। चलिए इसका दे देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यह दोनों बात रोचक एवं कौतूहल पूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष तक का हो सकती है। इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। अब शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार से संबंध नहीं है। तो कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इन दोनों की जीवन अवधि में बहुत मूल्य होता है। कहा क्या गया है मेरे भाई कि देखिए, कोई किसी का आकार उसकी जीवन अवधि पर निर्भर नहीं कर सकता है। मान के चलिए हाथी भी है और कौवा भी है, जो भी है कौवा और तोता का मतलब उसका शारीरिक बनावट जो है ना एक समान है, ठीक ना। फिर भी जो है ना उसका जीवन अवधि में अंतर है। तो यही कहा गया है कि उसके शरीर से नहीं पता लगाया जा सकता है कि वो कितने दिन तक जीवित रहेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि देखिए, ठीक इसी प्रकार आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होता है। आप देखिए, पेड़ जो होता है, ट्री, वो जो होता है आम का भी होता है और पीपल का भी होता है। आम बहुत कम साल में ही उसका जो है ना निधन हो जाता है। निधन मतलब यही हुआ कि सूख जाता है, बहुत कम समय, मतलब उसका अवधि कम होता है। और पीपल का पेड़ देखिएगा कई वर्षों तक जो है ना लगा रहता है। तो ये उसका जीवन अवधि पर है, बहुत कम जीवन अवधि रहता है आम के वृक्ष के, ठीक ना।
पीपल के मुकाबले। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोष के जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। अब देखिए, एक कोष के जीव को छोड़कर कोई जीव अमर नहीं है। एक कोष के जीव अमर होता है और एक कोष के जीव को छोड़कर जो है ना कोई जीव अमर नहीं होता है, ठीक है ना। एक कोष के जीव को छोड़कर, एक कोष के जीव को छोड़कर कोई नहीं होता है, ठीक ना, याद रखिएगा, अमर नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखना है, बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वास्तविकता को जानते हुए कि क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों के विभिन्न स्पीशीज की विशाल संख्या विद्यमान है। जीवित जीवों में कुछ प्रक्रिया अवश्य ही ऐसी है जिनसे यह निरंतरता सुनिश्चित होती है। हाँ, यहाँ हम जनन का उल्लेख कर सकते हैं जिसे हम निश्चित मानते हैं। अब देखिए, जिसे हम निश्चित मानते हैं ना उसका उल्लेख कर सकते हैं। तो चलिए उसका उल्लेख करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे की ओर पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। कुछ जीवों के अनुमानित जीवन अवधि। तो ये दोस्तों, ये जो है ना, कौवा 15 वर्ष लगभग जीते हैं, तितली 1 से 2 हफ्ते जीते हैं, तोता 140 वर्ष जीते हैं, और जो है कछुआ 100 से 150 वर्ष जीते हैं, यानी कि 100 से 150 वर्ष के बीच ये खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए, और कुछ आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और उस सब का जो है ना, जैसे नोट कर लीजिएगा। चित्र हम तो चित्र भी दे देते हैं, ठीक ना, आपके स्क्रीन पे, नहीं तो लिख लीजिएगा। अब देखिए, कुछ आपको पता करना है कि ये कितने वर्ष जीते हैं। जैसा हो गया आपको पहला नंबर में हाथी कितने वर्ष जीता है, ये आपको पता लगाना है। ये सब होमवर्क हो गया। गुलाब कितने वर्ष जीता है। और तीसरा हो गया आपको कुत्ता पता लगाना है, कुत्ता कितना वर्ष जीता है। और चौथा हो गया आपको कि केला का जो वृक्ष होता है वो कितना वर्ष जीता है। पांचवा हो गया गाय। 6 नंबर देखिएगा कि घोड़ा। अब देखिए 7वां देखिएगा क्या कह रहा है कि फल पे जो मक्खी बैठता है उसे फल मक्खी कहा जाता है, ठीक ना। और ये 8वां हो गया धान का जो खेती होता है वही वाला। चलिए 9 नंबर देखिएगा बरगद का पेड़। इस सब के बारे में आपको पता लगाना है। ये सब आपको होमवर्क हो गया। और आगे की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। ये सब आपका होमवर्क हो गया, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अब जीवों में जनन, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला वाला यहाँ से स्टार्ट होता है, जीवों में जनन, ये वाला जीवों में जनन। तो चलिए आप पढ़ते हैं इसके बारे में। उसके बाद लैंगिक जनन के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए, जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है और उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति का जन्म देता है। संतति का अर्थ होता है संतान को, ठीक ना। और इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। और आप बाद में अध्याय 5 में आने वाले समय में जो है ना, आनुवांशिकता और विविधता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक ना। किस प्रकार आनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। और जीव विज्ञानीय संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने बहुगुणिक करने तथा संतति
उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। जनन प्रक्रिया दो प्रकार के होता है, जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहता है। जब संतति को एकल जनन द्वारा युग्मक को इंग्लिश में कहते हैं गैमीट, याद रखिएगा, निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक ना। देखिए अब फिर से सुनिएगा, जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संतति को उत्पत्ति एकल जनन द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में होता है तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक ना। और जब जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, नर और मादा में युग्मक होता है तो लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक ना, याद रखिएगा इस बात को। नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो वो लैंगिक जनन कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। ये वाला पहला वाला अब यहाँ से शुरू होता है। ठीक ना, अलैंगिक जनन क्या है, तो चलिए इसके बारे में आप पढ़ेंगे। पहले चलिए चालू कर लेते हैं। देखिए इस विधि में एकल जीव यानी कि जनन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और इससे परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। ठीक ना। और क्या यह संतति आनुवांशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है और कारकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों की कलोन शब्द की रचना की गई है। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों में मध्य पाए जाने वाले जीवों अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है और परजीव तथा एक केंद्रीय जीव में जनन कोशिकाओं की दो विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। और एक चित्र आपको दिखाई देगा। ठीक ना। अंततः इन जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है और बहुत से एकल कोशिकाओं को द्विखंडन से जीव द्विखंडन से उत्पन्न होता है। ठीक ना। और जिनमें एक कोशिका दो विभागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में होता है। पूर्ववर्त वृद्धि कर जाता है जैसे अमीबा, पिरामेशियम आदि। इष्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता है तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है जो प्रारंभ में जनक कोशिकाओं से जुड़ी होती है, बाद में अलग हो कर नए इष्ट जीव में परिपक्व हो जाती है। फंजाई जगत और के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जनन और संरचना द्वारा जनन करते हैं और इन संरचना में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु जूस्पर्स है जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं और अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं कोनिडिया, कलिका तथा जैमिशल होते हैं। अब देखिए आप कक्षा 11th में पढ़े होंगे कि पादपों के कायिक जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किए होंगे आप लोग। और आपका क्या विचार है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है? आप ऐसे क्या सोचते हैं कि क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य है? ठीक ना। तो ये आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक प्रवर्धन का जो है ना, जैसे ऊपरी भूस्तरीय सर, प्रकंद, सरजोम, शकरकंद जो होता है, बल्ब भूस्तरीय ऑफसेंट सभी नई संतति का पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो चलिए जैसे आलू सब जो होता है, अदरक का ये सब जो होता है ना, तो यही सब है।
तो चलिए, चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे होता है ना, सगल कण सब नीचे बालू मिट्टी में होता है, उसी तरह होता है। तो चलिए आज इसको पढ़ लेंगे, पूरा ख़त्म ही कर लेंगे, कुछ खास नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। कहाँ थे? यहाँ थे। तो चलिए, अपने निश्चित तौर पर जलाशयों के महावित्तीय अथवा बंगाल के आतंक के बारे में अवश्य सुना होगा। यह कुछ भी नहीं है बल्कि जलीय पादप वाटर हाइसिंथ है, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती हैं। आप इसके बारे में अधिक अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे, आगे आने वाले समय में पढ़ लेंगे, ठीक ना। आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसमें सुंदर आकार और पुष्प की तथा पत्तियों के कारण हुआ। यद्यपि यह कायिक परिवर्तन दुर्ग गति से आकर जो है ना कर सकता है या अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है। मतलब कम समय में ही पूरा जल में जो है ना ये फैल जाता है पूरा तरह से। एक तरह से समझिए ना, जैसे होता है ना घास पूरा फैल जाता है, बहुत कम समय में ही पूरा लग जाता है, उसी तरह ये भी है। और अपने आप से जलाशय को ढक लेता है, मतलब अपने आप को जो है ना पूरा जल मतलब ऊपर ढक देता है पूरा को, ठीक ना। और इसमें छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, ठेलियों जैसी पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है। क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिकाओं, जिसे आँख भी कहते हैं, से और केले और अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देते हैं। मतलब वो जो निकलता है सिर जिसे बोलते हैं, ठीक ना, वो आपने देखा ही होगा आलू सब में, ठीक ना, कभी न कभी। जब आप ध्यानपूर्वक उपर्युक्त सूचीबद्ध पादपों में विकसित होने वाले पादपों की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि यह अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्वतसंधियों से उत्पन्न होती है। जब यह पर्वतसंधियां नमी युक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती हैं, तब इनके मूल तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार पत्थर चट्टा की पत्तियों में कटे किनारों से उपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, और माली लोग किसान पादपों को इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हैं और ऐसे पादप को बड़े पैमाने पर प्रवर्धन करते हैं। ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह भी है कि अपेक्षाकृत साधारण जीव में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है, जैसे कि शैवाल तथा फंजाई, और ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभ से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की और बढ़ने लगती हैं। यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में सहायक करता है। लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है? उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियों अलैंगिक तथा लैंगिक द्वारा जनन देखा गया है। दूसरी ओर अधिकांशतः जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि ही होती है, तो दूसरों में होता है लैंगिक विधि। चलिए ये सब था, तो चलिए सुन लीजिए, क्या कीजिएगा, हम भी स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं और आपको भी साथ में चाहते हैं कि पढ़ ले। तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लेंगे। दूसरा वाला टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला ख़त्म हो गया आपका लैंगिक जनन। चलिए लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक ना। इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे ख़त्म होने के बाद, ठीक ना। अभी ढेर सारे पेज बचा हुआ है, पढ़ लेते हैं। हे भगवान। तो आपको जो है ना 10 जनवरी से 22 जनवरी के बीच जो है ना प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, जो भी आपका कॉलेज है 12th वाले मेरे भाई, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ अब एडमिट कार्ड भी आने वाला होगा। जैसे एग्ज़ाम देंगे वो वाला क्या कहते हैं प्रैक्टिकल वाला, तो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, तो याद रखिएगा। तो चलिए एक महत्वपूर्ण सूचना, तो चलिए लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लेते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत
एक से जीव अथवा अभिमुख लिंग वाले विभिन्न जीव द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल है। नर यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। और यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न होता है वह अपनी जनकों को अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। पादप जंतु अथवा फजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य कार्य की आंतरिक संरचना और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग है, परंतु जब यह लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट है तब वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है कि आइए सबसे पहले उन सामान्य विशिष्टताओं पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। और इन विधियों के जीवों में सामान्य, ठीक ना। और सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था पर एवं परिपक्वता तथा पहुंचते हैं और इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोरावस्था की प्रवस्था कहलाते हैं। पादपों में यह कायिक प्रवस्था कहलाती है। यह प्रवस्था विभिन्न जीवों में अलग अवधि की होती है। किशोरावस्था या कायिक प्रवस्था की समाप्ति ही जनन प्रवस्था का आरंभ है। इस प्रवस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं, जैसे गेंदा, धान, गेहूं, नारियल इत्यादि, आम जैसे पेड़ जो होता है। और पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है। कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है, तब इसे अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे, किशोरावस्था अथवा वयस्कता। तो अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों को निरीक्षण करो, ठीक ना। और क्योंकि जो है ना, क्या प्रति वर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे। तो आप ऐसा क्या सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं, तो क्या कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें वर्ष भर में पुष्पीकरण होता रहता है और कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। यह सभी स्पष्टतः कायिक जनन तथा जीर्यमान प्रावस्था को प्रदर्शित करते हैं, परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं और इनमें से कुछ जैसे बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। हमारे जो बांस होता है ना, जो क्या बांस एक जो है ना, बांस की जाति पादप एक चीज बांस जो है ना 50 से 100 वर्ष में एक बार फूल देता है, ठीक ना, याद रखिएगा। केवल एक बार पुष्प पैदा करता है, परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होने हैं और मर जाते हैं। एक अन्य पादप एस्ट्रेवेल्थेस नीलाकुरेंजी है, ठीक ना, नीलाकुरेंजी कुनियाना 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। आप में से अधिकांशतः हम जानते होंगे कि इस पादप में सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसका परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में सड़क के किनारे पर पुष्प का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा, जिसे दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित हुए। अधिकतर प्राणियों को किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक एवं अकार्यकीय के बदलाव से प्रकट होती है।
विभिन्न जीवों में जनन प्रवस्था भी विविध अवधि की होती है। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिससे जनन परिपक्वता का पता लगा सकते हैं? तो ये सब आपका काम है, ठीक ना। प्राणियों में उदाहरण अर्थात पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं अथवा यह किसी मौसम से संबंध घटनाक्रम है, जैसे मेढक और छिपकली में ये प्रक्रिया कैसे होते हैं। आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। जैसे यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियों जैसे कि कुक्कुट फॉर्म में कुक्कुट फॉर्म में वर्ष भर में अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर इसके बड़े पैमाने पर जो है ना व्यवहार किया जाता है, ठीक ना, जो मात्र मानव कल्याण के लिए ही किया जाता है। और पढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। जनन प्रावस्था के दौरान औपारस्थनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रीय तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइवेट स्तनधारियों जैसे कि गाय, भेड़, चूहों, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान एक चक्रीय परिवर्तन देखे गए हैं। इन्हें मध्य चक्र कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। जबकि प्राइमेटों बंदर, एप्स, मनुष्य में यह ऋतुस्राव चक्र कहलाता है, ठीक ना। तो ये सब बात याद रखने की योग्य है। अधिकांशतः स्तनधारियों विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं आपके जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं और इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनन कहते हैं। और अधिकांशतः स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। इसी कारण जो है ना इसे सतत प्रजनन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहे, परंतु विरुद्ध होने के क्या अर्थ है कि प्रजनन आयु की समाप्ति की जीर्णार्थ या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण सवर्ती परिवर्तन जैसे कि उपापचयों की मंद गति से होने लगता है और वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है। पादप तथा प्राणियों दोनों ही में तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन और उत्तरदायी पाए गए हैं। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच की परस्पर क्रियाओं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती हैं। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन द्वारा जो है ना विष्टीकृत होती है और सुविधाओं के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन पश्चात में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक ना, याद रखेगा। तीन भागों में बटा गया, निषेचन पूर्व, निषेचन पश्चात। तो चलिए पहले निषेचन पूर्व घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की घटनाएं सम्मिलित होती है। निषेचन के पूर्व दो प्रमुख घटनाएं हैं। पहला है युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण। तो चलिए युग्मक जनन के बारे में पढ़ते हैं।
इसके युग्मक जनन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि युग्मक जनन नर तथा मादा के दो प्रकार युग्मकों की गठन प्रक्रिया की संदर्भित करता है। युग्मक इस प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं कि कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे से समान दिखाई देते हैं, ठीक ना, और इसी कारण वह संयुग्मिक या संयुग्मक कहलाते हैं, क्योंकि इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीक्रम नहीं कर सकते। हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनन जीवों के द्वारा अकारकीय रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं, और इस प्रकार के जीवों में नर युग्मक को पुंनु या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मक अंड अथवा डिंब कहते हैं, ठीक ना। और जीवों में लैंगिकता समानता जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों के युग्मन होते हैं, ठीक ना, और परंतु यह सदा के लिए सत्य तथा तथ्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11th में होंगे ना, तो उदाहरण के स्मरण करें तो स्वनिषेचन की प्रक्रिया की पहचान सकते हैं। यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाती है तो वह द्विलिंगी, अथवा जब वह भिन्न पादपों पर हो तो एक लिंगी कहलाता है। बहुत ही फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभय लिंगी श्रेयी तथा समथैलिस शब्द का प्रयोग करते हैं। एकलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंग श्रेयी तथा चलिए पढ़ते हैं। एक लिंगी श्रेयी तथा विषम थैलसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण के लिए रहता है। कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगी श्रेयी नर या मादा दोनों लिंगी हो सकते हैं, और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर है, कैंसर नहीं है, अर्थात स्त्री केसर धारण करता है। तो उभय लिंगी श्रेयी पादपों की कुछ उदाहरण कुकुर, विटों तथा नारियल वृक्ष हैं, जबकि पपीता एवं खजूर एक लिंगी श्रेयी के उदाहरण हैं। उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखिए जो पुंकेसरी एवं स्त्री कैसरी पुष्पों से बनते हैं। इस प्रकार से प्राणियों में क्या होता है कि सभी प्रजातियों की वहिष्ठ है, तो नर अथवा मादा एक लिंगी जो होता है पाए जाते हैं, और अथवा जिनमें दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी यानी द्विलिंगी में पाए जाते हैं। आप संभवतः अनेक एक लिंगीय प्राणी प्रजातियों की सूची बनाएं, ठीक ना। ये आपका काम है, एक लिंगीय प्राणी प्रजातियों का सूची आपको बनाना है, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन है, सॉरी होमवर्क है। तो प्राणियों में केचुए, स्पंज, टेपवर्म, जोंक द्विलिंगी प्राणी के प्रारूप उदाहरण है। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है भाई साहब। क्वेश्चन क्या उठ जाता है कि देखिए द्विलिंगी प्राणी कौन कौन से हैं। केचुआ है, ये कई बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि द्विलिंगी प्राणी कौन से हैं, और ऑप्शन में दिया हुआ रहता है केचुए, ठीक ना। तो याद रखिएगा केचुए हैं, ठीक ना। ये सब आपको द्विलिंगी प्राणी है। जोंक भी है, टिप वर्म भी है, और स्पंज भी है। स्पंज खाने वाला नहीं, स्पंज नाम है एक प्राणी का, ठीक ना। तो ये सब द्विलिंगी प्राणी है। अब देखिए इसमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों होते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी एक प्राणी में पाए जाते हैं। तिलचट्टा जो ना एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। ये जो है ना इस तरह का जो है ना आपको याद रखिएगा, यहाँ जो है देखिएगा इस तरह का जो है ना अर्धसूत्राणु में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या तथा कुछ जीवों में संख्या के रिक्त स्थानों को भरे। तो ये देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, करना चाहते हैं, ठीक ना।
तो कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हम भी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए अब नोट कर लिए होंगे वीडियो को रोक कर। तो चलिए युग्मक संरचना के दौरान एक बार और इस चित्र को भी देख लीजिएगा भाई साहब, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सब चित्र देख लीजिए, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं युग्मक संरचना के दौरान कोशिकाएं विभाजन सभी विषम युग्मकों प्रजातियों में युग्मक प्रायः दो प्रकार के होते हैं जो नर तथा मादा कहलाते हैं, ठीक ना। युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक जैसे वह उत्पन्न हुए वह अगुणित हो अथवा द्विगुणित हो सकता है। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन समसूत्रण के दौरान युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि जो जीव अगुणित होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता है? उस सवाल के जीवन चक्र के चार्ट को ध्यान से देखें। जैसे अपनी कक्षा 11th में तीसरा जो अध्याय है ना, उसमें देखा होगा कि आपको उपयुक्त उत्तर मिल सके, तो वो देख लीजिएगा 11th का तीसरा चैप्टर एक बार, ठीक ना। बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रोया फाइट से हैं, वह अगुणित पादप काय होते हैं। और वे जीव जिनका संबंध टेरिडो फ्राइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिसमें मनुष्य भी शामिल है, ठीक ना। और उनकी जनकीय काय दुगुणित होती है। और यह स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है और जहां द्विगुणित कार्य अगुणित युग्मक को उत्पन्न करता है। द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिकाओं एक सेट प्रत्येक युग्मक से नियमित करता है। और ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक ना। ये जो दिखाए ना 1.1 ने अभी जो आपको दिखाए वीडियो में, वो जो है ना उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है आप लोग को, ठीक ना। तो चलिए आगे पढ़ते ही रहेंगे, क्या दिक्कत है, कहीं जाना है, काम ही है पढ़ना, ठीक है ना। तो चलिए युग्मक स्थानांतरण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। युग्मक एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। तो इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं तथा ताकि युग्मक निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता है कि यह युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। युग्मक चलनशील होते हैं और इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे होकर नर युग्मक गति करता है। और अधिकांशतः साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रोफाइट और टेरिडोफाइट, ठीक ना, फाइटा में जल ही माध्यम होता है जिससे हम युग्मकों को स्थानांतरण संपन्न होता है। और नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है, तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होता है। और बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। और अंडम में अंड होता है और परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं। अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाना चाहिए। और द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे मटर में परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित रहते हैं। और परागकण जैसे कि झरने लगता है उससे तुरंत ही ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं
और पर परागनित पादपों में जिसमें एक लिंग दूसरे पादप शामिल है, इस विशिष्ट घटना को परागण यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? परागण को पॉलिनेशन। इसमें वर्तिकाग्र पर परागकण को स्थानांतरण सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाता है और परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा परागनली नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है और अंड के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। और एक लिंगस्थायी प्राणियों में चूंकि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न वयस्कों में बनते हैं, ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है और लैंगिक जनन में इससे सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हमें सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों के साथ आना अनिवार्य है। तो चलिए युग्मक स्थानांतरण हम लोग पढ़ लिए, थोड़ा बहुत नहीं समझे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है अभी तो पढ़ लेते हैं। समझना हो तो दिमाग की बात है साहब। हमें क्या पता था किताब पढ़ते पढ़ते नींद आने लगेगी, जब पढ़ने बैठा तो पता चला नींद आने लगी। तो चलिए निषेचन के बारे में पढ़ेंगे साहब। तो चलिए, लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता है, हालांकि ये एक दूसरे के जो ना पूरक होते हैं, परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही ना हो पाए। हालांकि कुछ जीवों में जैसे कि रोटीफर्स में मधुमक्खियों और यहाँ तक कि कुछ छिपकलियाँ तथा पक्षी टर्की आदि में बना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना अनिषेचक जनन कहलाती है। युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होती है साहब? चलिए पढ़ते हैं। अधिकतर जलीय जीवों में जैसे कि अधिकतर शैवालों तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्तर चर प्राणियों में युग्म संलयन बाहरी माध्यम जैसे कि जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा, कहा जाता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापकता समकालिता प्रदर्शित करते हैं तथा बाहरी माध्यम जल युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। ऐसा बेनीफिस एवं मेढकों में होता है जहां भारी संख्या में संतानों पैदा होती है, परंतु इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसे नाजुक स्थिति से गुजरती है और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफ़ी जोखिमपूर्ण होती है। बहुत सारे स्थलीय जीवों में जैसे कि फंजाई उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप पक्षी तथा स्तनधारी एवं अधिकतर पादप ब्रोयोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म। तो इसमें ये जो है ना युग्मक संलयन जीव के भीतरी संपन्न होती है, तो यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इन सभी में अंड के रचना मादा के शरीर के भीतर होती है, जहाँ पर वह नर युग्मक से संगलित कर जाते हैं और आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचाना होता है और इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होती है उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। और बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक परागनली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचती है, ठीक ना।
निषेचन पश्च घटनाएं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाते हैं। युग्मनज द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है और बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मज का निर्माण बाह्य माध्यम यानी प्रायः जल में होता है, जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होता है उनके शरीर के भीतरी युग्मनज की संरचना होती है। ठीक ना साहब। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई एवं शैवाल से संबंध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति का विकसित करते हैं जो उनकी शुष्कतन तथा क्षति से रक्षा करती है। यह अंकुरन से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में करते रहते हैं मतलब विश्रांति काल में करते रहते, ठीक ना। तो चलिए द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों, जैसे कि 11वीं कक्षा में पुस्तक में देखे होंगे कि युग्मनज अर्धसूत्रन द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणुओं का निर्माण होता है जो अगुणित वेष्टि के रूप में वृद्धि करता है। अब आपने 11वीं कक्षा में ये पुस्तक में जो है ना अध्ययन करे होंगे कि द्विगुणित और समद्विगुणित गणिकीय डिप्लोनॉटिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकास करता है। तो चलिए ये सब 11वीं की कक्षा में आप पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक ना। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जीव के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि प्रजातियों के निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनन जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मक के रूप में ही होती है साहब। तो चलिए अब पढ़ेंगे भ्रूणोद्भव। तो चलिए इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के विकास की प्रक्रिया के संदर्भित करता है और भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिकाएं विभाजन, समसूत्रण तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। भ्रूण विकास के दौरान जहां कोशिकाएं विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं, जिसके विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, ठीक ना। और प्राणियों के अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक के श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है और अथवा भीतर, अर्थात उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ अथवा शिशु के रूप में प्रवश से जन्म हुआ। अंड प्रजक प्राणियों जैसे कि सरीसृप वर्ग तथा पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं, ठीक ना, जो कि कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देती है। जबकि दूसरी और सजीव प्रजक जीवों में अधिकतर स्तनधारी जिसमें मानव शामिल है, मादा जीव के रूप में भीतर युग्मनज चरणों को पूरा करने के बाद युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास होता है, ठीक ना। एक निश्चित अवधि पर एवं विकास चरणों के पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रवश द्वारा पैदा किए जाते भ्रूण ने सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव या प्रजनक जीवों के उत्तर जीवित रहने के शुभ अवसर बढ़ते जाते हैं
और पुष्पीय पादपों में युग्मज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल पखंडी तथा पुंकेसर मुरझा कर झड़ जाते हैं। क्या आप एक ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जिनमें बाह्य दल पुष्प में जुड़े रहते हैं, यद्यपि इस स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है। युग्मज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। अंडाशय फल के रूप में विकसित होती है जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करता है। और फल भित्ति यानी कि पेरिक्रैप जो कहते हैं ना, इसका कार्य फल की सुरक्षा प्रदान करना होता है और विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होता है तथा नए पादपों को जन्म देता है। कुछ फलों के किस्सों में बीजों एच के संरक्षित फल भित्ति को दिखाया गया है। चलिए अब इतना पढ़ लिए हैं तो सारांश भी जानना ही चाहिए। देखिए पूरा पढ़ लेते हैं और उसके बारे में जब थोड़ा शॉर्टकट में एक साथ बता दिया जाए तो कितना मज़ा आता है, उसी तरह ये सारांश होता है, ठीक ना। तो चलिए सारांश भी पढ़ेंगे और उसके बाद आपसे बात करेंगे, क्योंकि भाई साहब सारांश नहीं पढ़ेंगे तो अभी तक क्या पढ़े नहीं पढ़े समझ में कैसे आएगा। तो चलिए सारांश पढ़ते हैं और बात करते हैं। तो चलिए सारांश पढ़ते हैं। जनन एक प्रजाति की पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है। क्या है जनन? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवित रहने योग्य बनाता है हमको, ठीक ना, मतलब हम लोगों को। जीवों के जनन को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। देखिए जीवों का जो जनन है उसको व्यापक रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन के अंतर्गत युग्म अथवा युग्मकों के युग्मन शामिल नहीं होते हैं। ऐसे जीव जिनकी संरचना अपेक्षाकृत साधारण होती है उनमें यह प्रक्रिया सामान्य रूप से पाई जाती है, जैसे कि कवक, शैवाल तथा कुछ अकशेरुकी प्राणी। अलैंगिक प्रजनन द्वारा निर्मित संतति एक समान होती है और इन्हें क्लोन भी कहा जाता है। और अधिकांशतः शैवाल तथा कवकों के चल बीजाणु कोनिडिया आदि सामान्य अलैंगिक संरचना होती है और मुकुलन तथा जिम्सुल निर्माण प्राणियों में सामान्य अलैंगिक विधि देखी गई है। तो चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट तथा एक कोशिकीय जीव जनक कोशिकाओं के जो है ना कोशिकाओं विभाजन अथवा द्विखंडन युग्मन से उत्पन्न होता है। अनेक जलीय जीवों पुष्पीय पादपों के स्थलीय प्रजातियों की संरचना जैसे कि ऊपरी भूस्तरीय प्रकंदों अतः भूस्तरीय कंदों एवं भूस्तरिका आदि में नई संतानें को पैदा करने की क्षमता होती है। और इस प्रकार की जो है ना जो जनन मतलब क्या कहते हैं कौन सी एक बार देख लें। इस प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। चलिए लैंगिक जनन के अंतर्गत जो है ना अंतर्गत युग्मकों को निर्माण तथा युग्मन शामिल है और अलैंगिक जनन की तुलना में यह एक जटिल एवं धीमा प्रक्रिया है। अधिकांशतः उच्च श्रेणी के प्राणी पूर्णतः लैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। लैंगिक जनन की घटना को निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन के बाद की घटना में श्रेणीबद्ध किया जाता है। निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण, जबकि निषेचन पश्चात में युग्मक का निर्माण तथा भ्रूणभोध की शामिल किया जाता है। जीव द्विलिंगी तथा अथवा एकलिंगीय हो सकते हैं पादपों में, लेकिन लैंगिक विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक ना। और विशेषकर पुष्पीय पादपों में क्योंकि यह विविध प्रकार के पुष्पों का जो है ना उत्पन्न कर सकते हैं। पादपों को उभयलिंगी श्रेणी एवं एकलिंगीय श्रेणी में जो है ना परिभाषित किया जाता है। और हालांकि पुष्प द्विलिंगी एवं एकलिंगी हो सकता है और युग्मक प्राकृतिक रूप से सदैव अगुणित होते हैं और जो है ना प्रायः अगुणित जीवों को छोड़कर जहाँ युग्मकों का निर्माण समसूत्रण द्वारा होता है ना, यह समसूत्री विभाजन के प्रत्यक्ष उत्पाद माने जाते हैं। लैंगिक जनन में नर युग्मक का स्थानांतरण वास्तव में अपरिहार्य घटना है। यह द्विलिंगीय जीवों में अपेक्षाकृत सरल होती है और एकलिंगीय प्राणियों में यह मैथुन द्वारा संपन्न होती है। और पुष्पीय पादपों में एक विशेष प्रकार की जिसे परागण कहते हैं और
कणों को स्थानांतरण होती है। युग्मक संलयन निषेचन नर और जो है ना मादा युग्मकों के मध्य संपन्न होती है। युग्मक संलयन जीव के कार्य के बाहर जो है ना अथवा अंदर कहीं भी हो सकता है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप एक विशेष कोशिकाओं जैसे युग्मनज कहते हैं का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भज कहलाती है। प्राणियों में इसके निर्माण के तुरंत बाद युग्मनज बनने लगता है। प्राणी अंड परजनक या सजीव परजनक दोनों हो सकते हैं। सजीव परजनक जीवों में भ्रूण संरक्षण एवं भली प्रकार से देखभाल को अच्छा समझाया गया है। पुष्पी पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है तथा बीजांड परिपक्व होकर बीज बनता है। फल के भीतर परिपक्व बीज अगली पीढ़ी का संचारक भ्रूण होता है। तो चलिए ये था आपका सारांश। अब चलिए जब इतना पढ़ ही लिए हैं तो अब कुछ क्वेश्चन आंसर भी लिख लीजिएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं और लिखते ही हैं और क्या। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले हाथ से ही, कपड़ा की क्या ज़रूरत है साहब। तो चलिए लिख लेते हैं कि लिख लीजिएगा साहब, लिखा देते हैं, लिख लीजिएगा, इतना लिखने में टाइम लग जाएगा। अब देखिए पहला नंबर देकर लिखिएगा। पहला नंबर देकर लिखिए साहब, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है, ये सब आपको बनाना है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा साहब, जीवों के लिए पहला क्वेश्चन हो गया, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए साहब कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है साहब। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है, लिख लीजिएगा साहब। और तीसरा लिखिएगा अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतानों को क्लोन क्यों कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। ये सब क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है जो कि कई बार कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तीसरा लिखिए, अलैंगिक जनन के द्वारा हुई जो संतान होती है उसमें क्लोन, उसको जो है ना क्लोन क्यों कहा जाता है। देखिए पूरा चैप्टर पढ़ लिए और क्लोन भी इस मैंने पढ़ा था कि क्लोन क्यों कहा जाता है, ठीक ना साहब। तो वही क्लोन जो है ना लिखना है आपको। 4 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा साहब, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, जबकि क्या यह कथन हर समय सही होता है साहब। 4 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा साहब फिर से कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति यानी कि संतान जो जीवित रहने के अवसर होते हैं, क्या यह कथन हर समय सही होता है। चलिए ये लिख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति, लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति यानी कि संतान के किस प्रकार से भिन्न है। चलिए फिर से 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतान जो होते हैं ना, वो जनन के द्वारा बनी संतान की किस प्रकार से भिन्न होती है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करें। फिर से सुनिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद को स्थापित करें और कायिक जनन की प्रारूपिक अलैंगिक जनन को क्यों माना जाता है। और 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साहब क्या कह रहा है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 प्रमुख उदाहरण दे साहब। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से सुनिएगा कायिक प्रवर्धन क्या है, और ठीक है ना, कायिक प्रवर्धन क्या है, क्या समझते हैं, वो एक ही बात है साहब। तो कोई 2 उदाहरण इसका दीजिए और उदाहरण देने के साथ साथ समझाइए भी उसको। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस सब पे विचार करना है, व्याख्या करना है आपको। 8 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, व्याख्या करने वाले हैं। और ए नंबर दीजिएगा, लिखिएगा साहब किशोर चरण क्या है, तो इस पे विचार करना है, व्याख्या करना है। और बी नंबर दीजिए इसका दूसरा क्वेश्चन, 8 का दूसरा क्वेश्चन प्रजनक चरण। और तीसरा क्वेश्चन 8 का हो गया जीर्णता चरण का जीर्णोवस्था। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ, इसको व्याख्या करना है साहब। किशोर चरण, प्रजनन चरण और जीर्णता चरण, जीर्णोवस्था। फिर से सुनिएगा साहब। 8 का 1 नंबर क्या है साहब, किशोर चरण क्या है। बी नंबर है प्रजनन चरण क्या है। और तीसरा नंबर है साहब जीर्णता चरण या जीर्णोवस्था। तो यही सब है, तो इस सब पे विचार करना है आपको, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है साहब, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है साहब। अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को क्यों पाया, ठीक है ना। तो क्यों पाया, क्या नहीं पाया, ये आपकी आंसर शीट पर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्याख्या करें कि अर्धसूत्री विभाजन और युग्म का जनन सदैव अंतर संबंधित यानी कि अंतर्बद्ध होता है, क्यों साहब? इस पे आपको व्याख्या करना है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साहब, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पुष्पीय पादप भाग में पहचान तथा लिखे व अवगुणित है। चलिए भाई, इसको जो है ना अवगुणित है या द्विगुणित है, और इसका पहला लिखिएगा ऐसे करके 11 नंबर का जो है ना 11 नंबर यानी कि 11 नंबर है, 11 का ए दे दीजिए और एम लिखिएगा अंडा, ऐसे बीम लिखिएगा, सिम लिखाते जाते हैं। बीम लिखिएगा साहब पराग कोष, तो सिम इसको जान आगे में खाली रख दीजिए ताकि एक गुणित है या दो गुणित है ये आपको बताना है। अंडाशय हो गया पहला, दूसरा है पराग कोष, तीसरा है अंडा या डिंब जिसे कहते हैं, पराग है और नर युग्मक है और युग्मनज है। तो ये सब के बारे में आपको जो है ना ऐसे करके ABCD करके लिख लेना है। चलिए ए में लिखिएगा अंडाशय, ए में अंडाशय, बी में लिखिएगा पराग कोष, सी में लिखिएगा अंडा और या अंड उसे या डिंब उसे कहते हैं, ठीक है ना। और जो है ना पराग लिखिएगा, उससे आगे वाले में नर युग्मक लिखिएगा, उससे आगे में युग्मनज लिखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि बाह्य निःसंसन की व्याख्या करें और इससे क्या नुकसान है बताइए साहब। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 12 नंबर साहब। 12 नंबर क्वेश्चन कि बाह्य निःसंसन क्या है साहब और इसकी व्याख्या करें कि नुकसान इससे क्या क्या है साहब। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जुस्पोर यानी कि अलैंगिक जल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच का विभेद याद करें, ठीक ना। अंतर इसमें कहता है याद करने के लिए, आपको बताने के लिए साहब। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि युग्मक जनन एवं भ्रूणदेव के बीच भ्रूणभव के बीच अंतर स्पष्ट करें। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साहब क्या कह रहा है कि एक पुष्प निषेचन पुष्प परिवर्तनों को व्याख्या करें। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विलिंगीय पुष्प क्या है, अपने आसपास के 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र करें और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य एवं वैज्ञानिक नाम पता करें। तो एक द्विलिंगी पुष्प क्या है और अपने आसपास के 5 द्विलिंगी, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है साहब, इसको जाना पता करना है आपको और इसको साथ ही साथ व्याख्या करना है आपको टीचर की सहायता से। चलिए ये नहीं होगा तो हम बाद में बताएंगे इसको। और इसका वैज्ञानिक नाम 5 अपने आसपास के द्विलिंगी प्राणी को पुष्प को खोजना है और उसका व्याख्या करना है साहब आपको अपने से और अपने टीचर की सहायता से। चलिए आप खोज के रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम व्याख्या कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, किसी भी कुकरबीज पादप के कुछ पादपों की जांच करें और पुंकेसर और स्त्री केसरी पुष्पों की पहचानने की कोशिश। और क्या आप अन्य एकलिंगी पौधों को नाम जानते हैं? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साहब। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंड प्रजनक प्राणियों की संतानें के उत्तर जीवन जो है ना उत्तर जीवन सर्वाइल सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, व्याख्या करें। तो चलिए 18 क्वेश्चन है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, चाहे आप जांच करें वो मुझे नहीं पता है, बस क्लिक करें उसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए साहब आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए और क्या दिक्कत है साहब।